हाँ जी, तो हम बात करते हैं पहले तो रोटेशन के मॉड्यूल मंगवाए थे मैंने। मॉड्यूल निकाल लो। रोटेशन की ईएलपी हो गई थी डिस्कस। रोटेशन का मॉड्यूल निकाल लो सब लोग प्रभाव से। और इसमें बता दें कहां तक का डिस्कशन हो गया था। हाँ, एक्सरसाइज 1 हो गई थी पूरी डिस्कस। चलिए, तो इसमें आप बताइए। एक बार अपन यहां से शुरू कर लेते हैं। लोटनी गति से शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन 87। क्वेश्चन 87 से 90 तक कोई डाउट? और पीछे 72। 72 में कहा है एक मेज 10 सेकंड, एक घूमती हुई मेज 10 सेकंड में घूर्णन पूर्ण कर लेती है। जड़त्व आघूर्ण 100 है। 100 केजी 50 केजी द्रव्यमान का व्यक्ति घूर्णन करती मेज के केंद्र पर खड़ा है। यदि व्यक्ति केंद्र से 2 मीटर दूर चलता है तो मेज का कोणीय वेग क्या होगा? तो सबसे पहले आप यहां पर एक टेबल बना दें, एक्सिस बना दें और इस अक्ष पर खड़ा आदमी बना दें। बाद में यही सिचुएशन रिपीट कर दें और आदमी को अक्ष से 2 मीटर की दूरी पर बना दें। आदमी चल किस पर रहा है? उस मेज पर। तो मैं मेज और आदमी जो दोनों हैं मिलकर एक निकाय बनाएंगे और निकाय का कोणीय संवेग रहेगा संरक्षित। और कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। और इनिशियली एल क्या हो जाएगा? डिस्क का कोणीय संवेग कितना? डिस्क का जड़त्व गुण कितना? 100। और आदमी कहां पर खड़ा है? अक्ष पर। तो उसका जड़त्व गुण 0 इंटू ओमेगा इनिशियल। बाद में डिस्क तो वही की वही है। अब आदमी खुद अक्ष से कितना दूर पहुंच गया? 2 मीटर। तो क्या हो जाएगा? mr² इंटू ओमेगा डैश। वैल्यूज रख लेना सारी, ओमेगा डैश आ जाएगा। क्वेश्चन 80 तक। क्वेश्चन 86 तक। 87 से 90 तक। 91 से 96 तक। 96। आर त्रिज्या एम द्रव्यमान की वस्तु क्षैतिज सतह से वी चाल से बिना फिसले घूर्णन लोटनी गति कर रही है और यह चोटी पर अधिकतम कुछ ऊंचाई तक चढ़ती है। बेटे यहां एक शब्द लिखा है शुद्ध लोटनी गति कर रही वस्तु, यहां इस नत तल पर यहां से चलकर यहां पहुंचती है। मुझे जहां तक याद आता है कल हमने एक सवाल ईएलपी में डिस्कस किया था H1 H2 वाला, जिसमें मैंने बताया था कि अगर पर्याप्त घर्षण मौजूद है और शुद्ध लोटनी गति हो रही है तो यहां से यहां जाने पर ये घूर्णन गतिज ऊर्जा और स्थानांतरी गतिज ऊर्जा, जिसको संयुक्त रूप से क्या कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, और ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी? mgh में। और ये क्या कहना चाहता है कि h का मान कितना है? 3v² बाय 4g। तो mg और h का मान है 3v² बाय 4g। और यहां हो जाएगा हाफ mv²। और ये हो जाएगा 1 प्लस क्या क्या कट जाएगा भाई बोल? mv² से ये यहां पर 2, एक g से g, तो इधर कितना बचा? 1 + k² बाय r² का मान कितना बचा? अरे बोलो। तो k²बाय r² कितना आ जाएगा? 1/2। और k²बाय r² 1/2 किसके लिए होता है? वलय, चकती या ठोस बेलन। चकती या, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे अगर दोनों उपलब्ध है तो।
या दोनों में से कोई एक है तो वो टिक करेंगे। क्वेश्चन 97 से 100। 99 में कहा है वलय को एक नत्तल पर फिसलकर नीचे पहुंचने में T1 व लुढ़क कर पहुंचने में T2 समय लगता है। T1 और T2 का अनुपात होगा। बड़ी प्यारी बात यहां पर और बहुत स्टैंडर्ड ऑथेंटिक सवाल है ये कि बेटा जब हम किसी वस्तु को उस नत तल पर एक बार तो हम फिसल कर उसे चलाना चाहते हैं और एक बार हम उसे लुढ़क कर नीचे लाना चाहते हैं। और मैंने आपको याद रखने का बेहतरीन तरीका बताया था, नहीं बताया था तो भी आप सुनेंगे कि जब फिसल कर वो वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो लगा हुआ समय, चूंकि नत तल पर फिसला जा रहा है इसीलिए 1/sin थीटा आएगा और समय का फॉर्मूला होता है √2h/। और वही चीज अगर लुढ़क कर आएगी तो चीजें सब सेम रहेंगी, सब कुछ एज इट इज रहेगा। बस याद रखना है कि जी अगर हर में है तो अंश में 1+k²/r² हो जाएगा। और मजे की बात कि यदि यही वस्तु सीधी गिरकर नीचे आती तो ये फॉर्मूला हो जाता √2h/। ये 3 परिस्थितियां होती है याद रखने लायक। हमें फिलहाल इन दोनों का अनुपात बताना है। सब कुछ कट जाएगा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1+k²/r²। मान आप जानते हैं k²/r²। क्वेश्चन 101 से 104। 103। 103 में बोला है एक आई जड़त्व आघूर्ण का गोला, गोला मतलब ठोस गोला, k²/r² कितना 2/5, एक नत तल पर नीचे की ओर लोटनी गति करता है, उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा उसकी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत होगी। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, गतिज ऊर्जा घूर्णन और गतिज ऊर्जा टोटल का कितना प्रतिशत होगी। गतिज ऊर्जा घूर्णन को बताने के लिए मैंने आपको सिखाया था और कुल को बताने के लिए गुणा 100 और k²/r² की जगह कितना रखना है 2/। क्वेश्चन 107 तक। क्वेश्चन 107 तक नहीं, एक्सरसाइज 3 पर आ जाइए। क्या क्या बोल रहा है, शांति तो रख। एक्सरसाइज 3 पर आ जाइए। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन 1 से 5 में थर्ड के अलावा नहीं, तीसरे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं, है ना। क्वेश्चन 3 और 11 इसी एक्सरसाइज में, और समझ रहे हो कि 2 बार पूछा गया है तो इस तरीके के सवाल बहुत कॉमन रहते हैं, पूछने लायक रहते हैं। ध्यान से सुनना बेटा। आपके मॉड्यूल पर सामने एक चित्र बना हुआ है और इसमें अगर अपन देखें कि ये अगर केंद्र है और यहां पर अगर इस बाह्य ऑर्बिट में घूमता पार्टिकल है, जैसा सवाल कह रहा है कि इस ऑर्बिट में इस केंद्र O के सापेक्ष कोई m द्रव्यमान का कण घूम रहा होगा, तो मैं शुरुआती कोणीय संवेग क्या लिख सकता हूं, mv/r। फिर मैंने क्या किया, रस्सी को खींचना शुरू किया। रस्सी को खींचना शुरू करने के इस सवाल नंबर 3 में तो कोई बात नहीं कही है, पर सवाल नंबर 11 में बात कही है कि यहां पर नीचे के छेद किया, बिल्कुल इस केंद्र के नीचे, और इसको रस्सी से नीचे खींचा। नीचे खींचेंगे तो अपने आप इधर त्रिज्या सिकुड़ती जाएगी, हाँ कि ना। हाँ, नीचे खींचेंगे तो कौन सा बल लगेगा, तनाव। तनाव बल कहां से लगता है, केंद्र O के परितः। तनाव बल हमेशा कहां लगेगा, O से गुजरता हुआ अभिकेंद्रीय दिशा में, O से पारित, यानी तनाव बल जो भी लग रहा होगा उस O से पारित तनाव बल का बलाघूर्ण क्या होगा, हमेशा 0। और कोई बल है यहां नहीं। उस कण को घुमाने के लिए एकमात्र बल मौजूद कौन है, तनाव बल। और तनाव का बलागुण क्या है, तो बलागुण 0 है तो कोणीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित। यानी जब हमने इसको सिकोड़ कर इसकी त्रिज्या को क्या बना दिया,
r/2, तो भी हमारा कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, द्रव्यमान m ही रहेगा, वेग बदल जाएगा, त्रिज्या r की जगह r/2 हो जाएगी। तो क्या मैं यहां से v डैश निकाल सकता हूं? तो मेरी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या है? तो बाद में गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? वेग अगर 2 गुना हो गया तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। सेम सवाल उधर भी है, 11 नंबर। ठीक है, अबे हाँ बोलते हो क्या? हाँ, ठीक है। इसमें अपने को अगला क्वेश्चन 5 के बाद मुझे बताइए, हम आ गया। हाँ, 9 से 12 में डाउट। हाँ, 9, क्वेश्चन 9 में बोला है कि कुछ 50 केजी द्रव्यमान है, कुछ त्रिज्या है और क्षैतिज अक्ष के परितः घूर्णन कर सकता है और इस पर भारहीन रस्सी लपेटी गई है। तो ये हो गया अपना सिलेंडर और इस पर भारहीन रस्सी लपेट कर अब उस पर क्या लगाया जा रहा है बेटा? तनाव। तनाव लगाने से ये ड्रम घूमना शुरू करेगा बेटा किसी कोणीय त्वरण अल्फा से। तो हम यहां पर क्या जानते हैं कि जो भी बल आघूर्ण है वो क्या कर रहा है? आई अल्फा के बराबर उसे त्वरित कर रहा है। बलाघूर्ण किसका लग रहा है? तनाव का। और यहां इस घूर्णन अक्ष से ये लंबवत दूरी कितनी है? तो बलाघूर्ण का मान कितना हो जाएगा? ये ज्यामिति क्या है? ड्रम, सॉलिड सिलेंडर, mr²/2 इंटू सारे मान दिए हुए हैं। आपको क्या निकालना है? तनाव, है ना? टी निकालना है, आर काट दो, एम और आर दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, आ जाएगा। क्वेश्चन 10 से 15 में बोलो बेटा। हाँ, 14, क्वेश्चन 14 में बोला है मोटर वाहन किसी सड़क पर 54 किलोमीटर प्रति सेकंड गुणा करे 5/18 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो पहियों की त्रिज्या और घूर्णन अक्ष के परितः पहियों की त्रिज्या दी है, जड़त्वाघूर्ण दिया है। ब्रेक लगाने के बाद वाहन को रुकने में 15 सेकंड का समय लगता है, तो ब्रेक द्वारा पहिए पर लगा औसत बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, औसत बल आघूर्ण, और हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? इसे इसे हम लिख सकते हैं टॉर्क डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल, है ना? औसत बलागुण मुझे पता करना है, मैं इसे लिख सकता हूं डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। डेल्टा एल को लिख सकता हूं आई बाहर लेकर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बटे डेल्टा टी। जड़त्वाघूर्ण अपने को दिया हुआ है 3, समय अपने को दिया हुआ है 15 सेकंड, ओमेगा फाइनल है हमारा 0 और ओमेगा इनिशियल कितना हो जाएगा? तो ओमेगा वी बराबर ओमेगा आर। तो ओमेगा बराबर वी 15, आर 0.45। इसको पॉइंट हटा के 0 लगा दो और लिख दो 1500/45। इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन 16 से 20। हाँ, क्वेश्चन 16 से 20 तक कोई भी, 21 से 24। हाँ, 21 में बोला है, चलिए 21 वाले सवाल को सुनते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो अपन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
इन दोनों का मतलब समझते हैं। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? तो सेंटर ऑफ मास होता है कि जब बहुत सारे कणों का एक निकाय है तो समस्त कणों को किसी एक बिंदु पर प्रतिस्थापित कर देने वाला बिंदु ही सेंटर ऑफ मास कहलाता है। समस्त मास को उसे एक केंद्र पर केंद्रित कर देने वाला बिंदु। और इसी के लिए आप सब जानते हैं कि आर सी ओ एम को क्या लिखते हैं बेटा? M1R1 प्लस M2R2 प्लस और नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, गुरुत्वीय केंद्र जिसको अपन कहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे यहां इस परिभाषा में द्रव्यमान की बात होती थी, क्या कहते हैं इस परिभाषा में? सभी द्रव्यमानों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर दिए जाने के बाद जो बिंदु के निर्देशांक होते हैं वही RCOM होता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो समस्त गुरुत्वीय बल को किसी एक बिंदु पर लगा दिए जाने वाले बिंदु को ही हम यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, COG। तो वहां द्रव्यमान है, वहां मास है, यहां गुरुत्वीय बल है। और गुरुत्वीय बल यानी भार बल W1, यानी मास के बजाय हम क्या यूज करेंगे? W। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? W1 R1, W2 R2 और नीचे W1 प्लस W2 डैश डैश। फिर यहां पर बात आती है कि यदि गुरुत्वीय क्षेत्र समरूप है, गुरुत्वीय क्षेत्र अगर समरूप है तो हम यहां पर R सेंटर ऑफ ग्रेविटी में W को क्या लिख सकते हैं बेटा? M1G लिख सकते हैं कि नहीं? R1। दूसरे में क्या लिख सकते हैं? M2। यानी G हम नहीं बदल रहे क्योंकि हमने क्या लिखा है कि यदि गुरुत्वीय क्षेत्र समरूप है तो नीचे भी क्या आ जाएगा? और G अगर समरूप है तो G सब जगह से आके कट जाएगा और यही चीज किसके बराबर आ जाएगी? RCOM। कहानी का सार ये है कि जब हम पृथ्वी की एक नजदीकी सतह पर जापानी को खड़ा करते हैं और यहां पर कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, वैसे भी छोटे मोटे होते हैं 3.5-4 फीट के, 100 फीट का भी हो तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि लगभग उतनी ऊंचाई तक 80-100 किलोमीटर तक अपन गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या मानते हैं? नियत लगभग। तो अगर गुरुत्वीय क्षेत्र समरूप है अर्थ के इस नियर बाय फील्ड में, तो यहां पर जब हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे तो वो क्या रहेगा? वहीं अगर यहां पर एक इस प्रकार से किसी जापानी तकनीक से बनाई गई बहुत लंबी छड़ का इस्तेमाल किया जाए तो उस बहुत लंबी छड़, बहुत ऊंचाई की छड़ के लिए अब मैं दो बातें करूंगा। सबसे पहली बात पूछूंगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा इस समरूप छड़ का कहां होगा? और जब बात होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तो हम देखेंगे कि किस जगह भार बल ज्यादा है। तो आप जानते हैं कि अर्थ के नजदीक इस क्षेत्र में गुरुत्वीय बल और ऊपर वाले क्षेत्र में दूर जाने पर गुरुत्वीय बल। और हम जानते हैं जिधर गुरुत्वीय बल ज्यादा होगा उधर ही गुरुत्वीय केंद्र भी शिफ्ट होता चला जाएगा। तो केंद्र पर, क्योंकि केंद्र के ऊपर और नीचे गुरुत्वीय बल समरूप नहीं है, अर्थ के नजदीक तो गुरुत्वीय बल होता है ज्यादा और अर्थ से दूर होता है गुरुत्वीय बल। जैसे मास जिधर ज्यादा है गुरुत्वीय केंद्र, सॉरी सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट होता है, वैसे ही गुरुत्वीय बल जिधर ज्यादा है गुरुत्वीय केंद्र भी उधर ही शिफ्ट होगा। यानी गुरु ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास। और इससे थोड़ा नीचे क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ। यानी इस तरीके की असमरूप गुरुत्वीय क्षेत्र में ये दोनों चीजें सेम हो जरूरी नहीं है। तो जो उसमें शब्द लिखा है ना सदैव, ये वाली चीज दिक्कत कर रही है। सिंपल लिखा होता सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो सकते हैं, एक ही बिंदु हो सकते हैं, तो हम कह देते सही है, हो सकते हैं। पर जो उसमें लिखा है कि सदैव गुरुत्वीय के सदैव
द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र समान होगा, जरूरी नहीं है, असमरूप गुरुत्वीय क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। तो यहां पे हमने क्या कहा है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है कौन से कथन सही है, संपाती सदैव संपाती नहीं होते। दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां पर पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है। तो बेटा अगर हम यहां पर वापस से यही दिक्कत है, अगर मैं समरूप गुरुत्वीय क्षेत्र मानता हूं तो समरूप गुरुत्वीय क्षेत्र होगा कुल बल आघूर्ण शून्य। मैं एक रॉड ले लेता हूं, सेंटर ऑफ मास ले लेता हूं, m1 यहां ले लेता हूं, m2 यहां ले लेता हूं, m2g x2, और यहां पर क्या हो जाएगा m1g x1, m2g x2। और अगर ये द्रव्यमान केंद्र होगा तो m1 x1 और m2 x2 क्या होंगे, बराबर। तो इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क क्या हो जाएगा, कैंसिल। टॉर्क कैंसिल तो क्या हो जाएगा, बलागुण जीरो यहां पर हमने कह दिया। किसके सापेक्ष, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष। पर इसके लिए होना क्या चाहिए बेटा, जी सेम होना चाहिए। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो लिखा है तो कंफ्यूजिंग, कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां पर पिंड पर लगा कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य है। इसके ब्रैकेट में आप एक चीज जरूर लिखें बेटा, जी नियत, जी नियत। तो ये स्टेटमेंट 100% सत्य है। तो यहां से बी स्टेटमेंट अपना सही हो जाएगा। या कॉमनली भी अपन माने, गुरुत्वीय क्षेत्र हम जनरली क्या मानते हैं, नियत मानते हैं। वो तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि सदैव संपाती होते हैं, तो सदैव को चेक करने के लिए हमने कहा कि क्या प्रत्येक कंडीशन यहाँ पर इसके लिए सत्य बन सकती है या नहीं। उसके लिए हमने यहाँ पर ए में नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटी भी ली है, तो यहाँ से बी को हम लगभग सही मानेंगे। इसके बाद इसमें लिखा है सी स्टेटमेंट, किसी पिंड पर लगा बल युग्म उसमें स्थानांतरी और घूर्णी दोनों गतियां उत्पन्न करता है। क्या करता है बल युग्म, सिर्फ कुल बल जीरो, पर बलागुण जीरो नहीं। क्यों बलागुण जीरो नहीं होते, क्योंकि उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती है। बड़ी प्यारी सी बात है बेटा, आपको लगेगा ये तो बहुत आसान सी चीजें हैं, पर इनको रिवाइज जरूर करते रहना। ये स्टेटमेंट हो गया, सवाल हो गया, बल युग्म, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। चलिए चौथे स्टेटमेंट पर आते हैं। यांत्रिक लाभ का मान एक से अधिक होने पर उसका तात्पर्य यह है कि कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता है। बिल्कुल सही है ना? यांत्रिक लाभ उसी को ही अपन कहते थे कि अगर मुझे एम द्रव्यमान उठाना है तो मैं mg के बजाय mg/2 लगा दे रहा हूं बल, आधा बल लगाया, वस्तु mg उठा दी, तो मेरा यांत्रिक लाभ 2। यही मतलब है। तो यहां पर बी और डी दोनों को अपने को सही मानना है। चलिए सवाल नंबर 22 पूछ रहे हो। यार बेटा ये तो अपन ने शायद लिखा था, वो कहा था ना हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर, पूरा डेराइव करके अपन ने बताया था, ये वही सवाल है। एक घूमती चकती पर दूसरी घूमती चकती रखी, फिर दोनों चकतियां एक साथ किसी कॉमन ओमेगा से घूमने लगी, फिर हमने देखा कि दोनों के बीच में घर्षण लगा था, घर्षण लगने के कारण ऊर्जा में नुकसान हुआ होगा। ऊर्जा में नुकसान होने का यही सवाल हमने कॉलिजन में भी किए थे, और वहां पर भी फॉर्मूला हमारा आया था हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर। यहाँ यू रिलेटिव के बजाय, और म्यू कैसे निकालेंगे बेटे, I1 I2 बटे I1 + I2, उससे हो जाएगा। क्वेश्चन 24 तक और कोई, 25 से 29, हाँ 30 से 33, हाँ 32। चलिए 32 का पता कर लेते हैं। पहले तो मैंने आपको जो चीज बताई थी, मैं आपको उसको वो याद दिलाता हूं। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि एम द्रव्यमान की पूरी वलय है तो उसका ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण
m द्रव्यमान का कोई वलय का चाप टुकड़ा है तो उसका द्रव्यमान m है, तो उसका भी जड़त्वागुण। आधी वलय है, m द्रव्यमान है, r त्रिज्या है, तो भी जड़त्वागुण mr² ही होगा। तो सवाल में अब क्या कहा है कि m द्रव्यमान का r त्रिज्या का एक टुकड़ा है, उसमें से आपने क्या किया, 90 डिग्री का एक टुकड़ा काटकर अलग कर दिया। तो अब बची हुई वलय कुछ ऐसी बची है कि हाँ के ना, इसका जड़त्वागुण बताना है। तो मान लो इसका द्रव्यमान m डैश है, तो इसका जड़त्वागुण कितना हो जाएगा, m डैश r स्क्वायर। बस m डैश पता करना है कि एक चौथाई टुकड़ा काटकर हटा दिया है, पूरी का कितना द्रव्यमान था, एक चौथाई हटा दिया तो कितना बचा, 3m/4। तो यहां से जड़त्वागुण कितना आ जाएगा, 3m/4 r स्क्वायर। और सवाल में यही पूछा है कि mr² का गुणांक k कितना है। हाँ, पीछे जाता है तू तो। एक ठोस गोला लोटनी गति कर रहा है, यार भाई क्या पूछ रहा है ये, काइनेटिक ट्रांसलेटरी और काइनेटिक ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी का अनुपात। तो 25वां कौन सा पूछ रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला पूछ रहा है। एक ठोस गोला युक्त क्षेत्र क्या है, चलो छोड़ो, युक्त क्षेत्र को छोड़ते हुए आगे पढ़ लेते हैं। एक ठोस गोला किसी क्षेत्र में अपने सममित अक्ष के परितः मुक्त रूप से घूर्णन कर रहा है। गोले का समान द्रव्यमान समान रखते हुए त्रिज्या बढ़ाई जाती है। द्रव्यमान समान रख के त्रिज्या भी अगर बढ़ाता हूं तो गोले का आई कितना होता है, 2/5 mr²। 2/5 m तो क्या रहा सेम, त्रिज्या बढ़ाई तो आई, तो ओमेगा कम होगा, तो क्या संरक्षित रहेगा, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो ऐसा लग रहा है इसमें ठोस गोला मुक्त क्षेत्र होना चाहिए ये, मतलब मुक्त क्षेत्र मतलब जिसमें कोई बल नहीं है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या हो जाएगा कि कोई बल नहीं है, तो बल नहीं होंगे तो बाह्य बल नहीं होंगे तो बलागुण भी, और बलागुण नहीं होगा तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर कोणीय संवेग ही आंसर होना चाहिए। शब्द इसको मुक्त क्षेत्र कर लो या बल मुक्त क्षेत्र लिख लो आप, तो और स्पष्ट हो जाएगा, बल मुक्त क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां से रोटेशन का ये समापन होता है। और मुझे एक बात बताइए कि फ्लूइड में ईएलपी 1 2 3 डिस्कस कर ली थी, 1 2 3 तीनों, ठीक है, बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल हमने क्या किया था, चलिए, हाँ क्या दिया था बेटा, ठीक है, मैं बात करता हूं थोड़ा सा। जो अभी आगे अपन बात करने जा रहे हैं इनको गंभीरता से सोचेंगे। जो आपने पिछले 2 सवाल किए हैं, पिछले दोनों सवाल, इन दोनों सवालों में ब्रैकेट बना के, कोष्टक बना के, ये साथ में दोनों में लिखनी है सेम बात, दाब समान रखते हुए, ब्रैकेट में लिख लो, दोनों सवालों के साथ लिख लो, पिछले दोनों, मात्र दोनों, दाब समान रखते हुए, ये नहीं दीदी पिछले दोनों, एक डू, है ना, आप तीसरे पे चले गए। ब्रैकेट में लिखना है दाब समान रखते हुए। उस नल वाले में वैसे लिखने की जरूरत थी भी नहीं,
क्योंकि आप जानते हैं कि नल से जब पानी फ्लो होने लगेगा बेटा, तो नल के जस्ट मुंह के बाहर भी दाब क्या है, और जब वो यहां आ गया तो भी दाब क्या है, पी नॉट। सही बात है। इसके अगले सवाल में हमने क्या देखा कि यहां पर इस प्रकार से हम यहां और यहां तुलना कर रहे हैं, तो मेरा कहना है यहां भी दाब पी नॉट है, तो यहां भी दाब पी नॉट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्या कारण रहे हैं, सारी बातें हम आगे सीखने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बर्नौली समीकरण, नहीं प्रमेय, प्रमेय। तो चलिए हम आज की क्लास में ऊर्जाओं की बात करेंगे। किसी बहते हुए तरल पदार्थ के ऊर्जाओं की हम बात करेंगे। और ऊर्जाओं में सबसे पहली चीज आती है कि जब कोई तरल बह रहा होता है तो उसमें हम क्या देखते हैं। ये सॉल्व किया था कि नहीं किया था, होमवर्क था, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हम, या ये सॉल्व नहीं किया ना तो बहुत बढ़िया है, इसकी जगह आप जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो जगह छोड़ के रखें, मैं पहले बर्नौली बताता हूं फिर उसको बर्नौली से करेंगे, ठीक है। ये चीज अपन ध्यान रख लेते हैं। इसके लिए मुश्किल से आप 4 या 5 5 लाइन छोड़ दो, ठीक है। आगे आ जाते हैं। 5 लाइन छोड़ दे, अपन इस सवाल को अभी कर लेंगे, पहले बर्नौली पढ़ लेते हैं, उसकी एप्लीकेशन भी मजेदार तरीके से हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि जब किसी पाइप में कोई द्रव बह रहा होता है, तो मान लो पाइप यहां पर इस प्रकार से यूं दिखा दिया, ऐसे। और हम जानते हैं पाइप में द्रव यहां से यहां बह रहा होता है, तो एक तो होती है वेग v1 v2। तो क्या आप जानते हैं यहां से यहां जाने पर वेग v1 v2 बढ़ या घट सकता है। हाँ, यानी इस वेग से संबद्ध ऊर्जा जिसको हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो पहली चीज क्या होती है, गतिज ऊर्जा। कि प्रवाहित हो रहे द्रवों में एक प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा। दूसरी, जब इस पाइप में आप ऐसे देख रहे हैं तो यहां पर इसकी ऊंचाई h1 है और यहां इसकी ऊंचाई, तो यहां H1 और H2 में अंतर है, तो यहां इसमें हमें स्थितिज ऊर्जा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इसे कहेंगे स्थितिज ऊर्जा उस बह रहे द्रव की। तो दो ऊर्जाएं हो गई, गतिज ऊर्जा और स्थितिज भी कौन सी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कौन सी, स्थितिज ऊर्जा कई प्रकारों की होती है, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। तीसरी, कि बेटे यहां पर दाब कुछ P1 है और यहां दाब कुछ P2, इस दाब के कारण भी ऊर्जा होती है। कैसे, कि जब बहुत अत्यधिक दाब होता है तो वहां ऊर्जा ज्यादा प्रकट होती है। एक पाइप जिसमें से पानी निकल रहा है, सामान्य पाइप, और उसी पाइप में जब आप अंगूठा लगा लेते हैं तो अंगूठा लगाकर पानी रोकने से पानी के अंदर का दाब, तो वहां से पानी ज्यादा तेजी से निकलता है। तो वो जो दाब है, उस दाब के कारण आपने दाब बढ़ाया, तो दाब बढ़ाने से जब वो दाब पानी बाहर निकला तो दाब रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, तो दाब जब रिलीज हुआ तो अधिक गतिज ऊर्जा मिली। तो दाब ऊर्जा के रूप में संचित की गई ऊर्जा आपको किस ऊर्जा में प्रकट होती नजर आई, गतिज ऊर्जा। तो वहां दाब रूपी भी एक ऊर्जा मौजूद रहेगी, जिसे हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं। नलों में हम पानी की बात करते हैं, जब टंकी में लेवल कम होता है, दाब कम होता है, नल खोलते हैं तो कम तेजी से पानी, कम स्पीड से पानी निकलता है। वहीं टंकी का लेवल लबालब भरा हुआ है तो वही तेज फ्लो के साथ पानी आता है। यानी वो दाब ऊर्जा ही वहां उस गतिज ऊर्जा के रूप में बदलती है। तो हम किसी भी बिंदु पर किसी भी बहते हुए लिक्विड में तीन ऊर्जाओं की बात करेंगे, गतिज, स्थितिज और दाब। और हमेशा क्या होगा कि जब आपको कहीं से लिक्विड या कोई भी तरल तेजी से निकलता नजर आएगा, तो वो निकलता हुआ लिक्विड अगर तेजी से निकल रहा है तो समझिएगा गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से दाब ऊर्जा कम हुई है। कहते हैं ना प्रेशर रिलीज हुआ। सही बात। तो हम यहां पर सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहली हेडिंग आप क्या लिखेंगे, तरल, नहीं बर्नौली नहीं है, हेडिंग लिखेंगे तरलों में,
तरलों में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, तरलों में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, और सबसे पहली ऊर्जा हमारी है गतिज ऊर्जा। और इसको हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमेशा गतिज ऊर्जा का क्या होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। और आप सब जानते हैं कि इस गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर में अगर मैं बात करता हूं गतिज ऊर्जा एकांक आयतन के साथ, गतिज ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, हम बात करेंगे क्यों पर यूनिट वॉल्यूम, सारी चीजें हम देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, और नीचे आयतन को मैं कैपिटल वी से लिख देता हूं, और द्रव्यमान बटे आयतन क्या हो जाता है, घनत्व। तो क्या हो गया ये, हाफ रॉ वी स्क्वायर। जब हम यहां पर दूसरी ऊर्जा जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, वो भी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, तो हम उसको किससे लिखते हैं बेटा, एम जी एच। और यहां पर भी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता हूं तो एम जी एच बटे आयतन वी, और एम बटे वी क्या हो जाएगा, रॉ जी। नहीं नहीं, सही लिख रहे हैं क्या, हाँ ठीक है। इसके बाद तीसरी ऊर्जा यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। इस दाब ऊर्जा को कैसे हम समझते हैं, इस बात का सबूत लाते हैं। यह हुआ कोई पाइप, इस पाइप में लिक्विड बह रहा है, और हमने कहा दाब ऊर्जा का आखिर क्या योगदान होता है, कैसे मैं दाब ऊर्जा को पता कर सकता हूं। तो हम जानते हैं ऊर्जा कार्य क्या है, ऊर्जा का ही एक प्रकार है। तो मैं यहां पर दाब द्वारा किया गया कार्य निकाल लेता हूं, तो हम समझ जाएंगे कि दाब जितना कार्य कर पाने में सक्षम है वास्तव में वही दाब की ऊर्जा हो जाएगी। तो मैंने कहा एक एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए मान लिया, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से यहां पर हमने फ्लो होते लिक्विड को देखा, और हमने कहा यह विस्थापन है डी। तो मैंने कहा इस दाब लग रहे, इस दाब के कारण यहां पर द्रव आगे सरकता है, दाब नहीं होगा तो पानी में द्रव आगे नहीं सरक सकता। तो लग रहे दाब के कारण अगर ये द्रव आगे सरकता नजर आ रहा है तो जो किया गया कार्य हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा, और यहां से हम बल को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं बेटा। और ये एरिया इनटू विस्थापन क्या हो जाएगा, आयतन, हाँ के ना। तो यही W जो हमें बाह्य रूप से कार्यरत नजर आ रहा है, और यही क्या है, दाब ऊर्जा है। इस दाब ऊर्जा को क्या लिखा जा सकता है, P इंटू वी, ये बड़ा V है यानी आयतन है। और इसी चीज को हम यहां से अगर दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन निकालना चाहते हैं तो आयतन से जैसे ही डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, प्रेशर। मैं यहां पर इसको लिखना चाह रहा हूं W एक्सटर्नल। मैंने कहा कि उस इस आयतन पर प्रेशर तो बाहर से कार्य कर रहा है, और इस प्रेशर के कार्य करने से इस चीज के पास, जो ये छोटा सा सिलेंडर मैंने बनाया है, इसके पास दो चीजें हो सकती है, दो चीजें इसमें बदल सकती है। किसके कार्य करने से, किसके कार्य करने से, प्रेशर के कार्य करने से दो चीजें हो सकती है, या तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाए, या इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाए, या दोनों बढ़ जाए। हाँ कि ना बेटे, जब हमने यहां पर कहा था कि जब किसी निकाय पर कुल कार्य जो किया जाता है वो किया गया कार्य उसकी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का कार्य करता है। डब्ल्यू नेट बराबर, या डब्ल्यू नेट बोल दो या डब्ल्यू एक्सटर्नल बोल दो, इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा।
समझ रहे लाला? तो यही हम यहां से कहना चाहते हैं कि यदि मैं इस जगह पर, मैंने कहा ना कि नल को खोल देने पर, तो मैंने कहा नल बंद है, नल खोल दिया, तो ऊंचाई में, नल को जस्ट खोला है तो ऊंचाई में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। हम बात कर रहे हैं कि नल को खोल देने से अगर प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर रिलीज होने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, प्रेशर रिलीज होने का मतलब है यहां प्रेशर ज्यादा और यहां प्रेशर कम। मैं कह देता हूं इसको P1, इसको P2। तो प्रेशर द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालोगे पता है? आप निकालोगे प्रेशर द्वारा इधर से किया गया कार्य, P1 A इंटू डी। अरे इधर से दाब लग रहा है ना, तो इधर से बल लगेगा ना, इधर विस्थापन होगा ना, तो बल और विस्थापन समान दिशा में, तो कार्य कैसा होगा? अब उल्टा इधर से भी दाब लग रहा होगा ना, इधर से जो दाब लग रहा है उसको हमने क्या लिखा, P2 A इंटू डी, और ये कार्य कैसा होगा? अब अगर प्रेशर रिलीज हो रहा है, रिलीज होने का मतलब क्या है कि P1 ज्यादा और P1 ज्यादा और P2 कम है, तो P1 माइनस P2 इंटू एडी, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब प्रेशर का, दाब का कार्य कैसा होगा, धनात्मक, तो प्रेशर हमें कम होता नजर आएगा। जैसे नल को खोल दिया, नल को खोल दिया तो प्रेशर हमें कम होता नजर आया, और प्रेशर कम होते से ही हम समझ जाएंगे कि यहां पर दाब ने क्या कार्य किया है, धनात्मक। और दाब का धनात्मक कार्य, धनात्मक किया गया कार्य किसमें परिवर्तन करेगा, गतिज ऊर्जा में, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। धनात्मक कार्य तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। कुछ कुछ बातें यहां तक की रिलेट कर पा रहे, आवश्यकता अनुसार हम इनको अपने कॉन्सेप्ट्स में इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, मैं फिलहाल आपको लेकर आ जाता हूं बर्नौली पर। मैं बर्नौली पर लेकर आ जाता हूं। तो बर्नौली यही कहता है कि जो भी किया गया कार्य है, वही किया गया कार्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अगर परिवर्तन करने योग्य है, तो हम यहां से कहते हैं कि तीनों ऊर्जाओं का, बर्नौली प्रमेय। तो इसका कहना है कि कुल ऊर्जा एकांक आयतन में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। यानी जो दाब ऊर्जा है, जिसको हमने क्या लिखा एकांक आयतन में, P से, जो गतिज ऊर्जा है जिसको हमने क्या लिखा, हाफ रॉ V से, और रॉ जी एच से, ये क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दाब कम होगा तो यहां पर इन दोनों में से कोई एक बढ़ सकता है, वेग बढ़ेगा तो इन दोनों में से कोई एक कम हो सकता है, पर तीनों मिलजुल कर हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो यहां से हम क्या लिख देते हैं, P1, जैसे मैंने यहां से कहा कि माना यहां दो बिंदु अगर हैं, इस बिंदु का नाम है 1, इस बिंदु का नाम है 2, यहां वेग है V1, यहां वेग है V2, यहां दाब है P1, यहां दाब है P2। यहां किसी तल से, क्योंकि जैसे ही हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, mgh की बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा के लिए सबसे जरूरी पॉइंट होता है रेफरेंस लेवल। कि आपने अगर कहा है इस लैपटॉप की स्थितिज ऊर्जा, तो अगर मैंने इसको 0 माना है तो यहां से mgh लिखूंगा, अगर मैंने इसी लकड़ी के प्लेटफॉर्म को 0 माना है तो यहां से h लिखूंगा। यानी जब भी हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, हम रेफरेंस लेवल मानने की बात करते हैं। तो माना, और रेफरेंस लेवल कौन मानता है, हम खुद, क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा, हम खुद। और यह भी जरूरी बात है कि एक सवाल में एक बार रेफरेंस लेवल मानते हैं और उसी रेफरेंस लेवल के अनुसार पूरा सवाल अंत तक सॉल्व करते हैं।
सवाल में, आधे सवाल में कहीं रेफरेंस लेवल नीचे मान लिया, आधे सवाल में कहीं रेफरेंस लेवल यहां मान लिया, तो आधी बार गति स्थिति ऊर्जा यहाँ के हिसाब से लिख दी, आधी बार यहाँ के हिसाब से लिख दी, तो सवाल पूरा गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है। एक बार मानना है, चाहे यहां मानो तो दृढ़ रह के मानो, यहां मानो तो दृढ़ रह के मानो कि हाँ सही बात। तो उसी हिसाब से मैंने कहा यहां अगर रेफरेंस तल है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, तो इसकी ऊंचाई को मैं क्या लिख दूं, इसकी ऊंचाई को क्या लिख दूं, तो मैं अब बर्नौली यहां और यहां के बीच में कैसे लिखता हूं, तो कहता हूं यहां पर दाब, यहां पर गतिज ऊर्जा, यहां पर स्थितिज ऊर्जा बराबर, जब यहां भी वही चीजें लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, P2 और हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस, मैंने हर जगह रॉ को क्या लिखा है, सेम, क्योंकि हम आदर्श फ्लूइड में असंपीड्य द्रव जब मानते हैं तो रॉ सेम रहता है, चाहे दाब बढ़ जाए या दाब कम हो जाए, उसका घनत्व हम परिवर्तित नहीं करते। ये लिखें। लिखा बेटा। तो हमने यहाँ पर जो कहा, जो बातें की बर्नौली प्रमेय के लिए, उन चीजों में अब हम कुछ पॉइंट्स ढूंढते हैं, हम कैसे चीजों को इस्तेमाल करते हैं।
मैंने कहा बिंदु 1 और बिंदु 2 को लेकर मैंने यहां पर बर्नौली प्रमेय को लिखना चाहा, और मैंने कहा कि मान लिया जाए कि सेलेक्ट किए गए दो बिंदु, बिंदु 1 और बिंदु 2, जिन पर आप बर्नौली प्रमेय लिखना चाहते हैं, यदि ये दोनों एक ही लेवल पर मौजूद हो, एक ही लेवल पर स्थित अगर है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कोई बताएगा? कि उनकी दाब नहीं, उनकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सेम। क्योंकि कहीं भी मैं तल मानू, यहां से इसकी ऊंचाई, यहां से इसकी ऊंचाई सेम हो जाएगी, तो दूंगा ना। मेरी तो बात सुन ले, प्रेशर सेम रहेगा, क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, सुनेंगे, आराम से सुनेंगे, सारे मन के विकार प्रकार सब दूर हो जाएंगे। नहीं करने दूर, नहीं, प्रेशर सेम रहना जरूरी नहीं है, हम आएंगे बेटा, जिसको वेंचुरी मीटर कहते हैं, वहां पर हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ एक चीज यहां से तय की है, कौन? एच समान रखा है, एच समान रखा है, तो मैं रॉजी H1 रॉजी H2 क्या कर दूंगा, काट दूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इस बिंदु 1 के लिए, लिख सकता हूं P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर। जो लोग ये कह रहे हैं कि सर प्रेशर भी तो समान होगा, वो लोग ये देखें बेटा कि प्रेशर तब तक समान नहीं होगा जब तक V1 और V2 समान नहीं होगा, और V1 V2 समान होने की जिम्मेदारी नहीं है, V1 V2 अलग भी हो सकते हैं। कैसे? एक सवाल के साथ सीखते हैं। आपको सबसे पहले तो वेगों में VA VB में संबंध बताना है, और दाब में PA PB में संबंध बताना है। तो इसी सवाल से आपके दोनों डाउट दूर हो जाएंगे कि दाब इन समान लेवल पर दाब समान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सोचें। और आपको संबंध बताना है कौन बड़ा है, जैसे VA VB में से कौन बड़ा है, PA PB में से कौन बड़ा है, या बराबर है तो बराबर क्यों है, क्या है, कैसे है, ये आपको सोचना है। चित्र में हमने दिखाना क्या चाहा है कि एक तरफ की साइड अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा वाली है और एक तरफ कम वाली है। तो वेगों का संबंध किससे निकालेंगे बेटा? सांतत्य समीकरण से। किससे? सांतत्य समीकरण क्या कहती है? A1 V1 बराबर, यानी जहां का क्षेत्रफल ज्यादा वहां का वेग कम होगा। सांतत्य समीकरण, और हम क्या जानते हैं? A1 V1 बराबर A2 V2, यानी हम इन शॉर्ट ये कह देते हैं AV का गुणांक क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और AV का गुणांक कांस्टेंट, तो हम क्या कह सकते हैं? वेग व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो जहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है और जहां क्षेत्रफल कम है, तो ज्यादा वाले क्षेत्रफल पर वेग कम होगा। अब आ जाते हैं किस पर? बर्नौली पर। और बर्नौली प्रमेय क्या कहती है बेटे? बर्नौली प्रमेय कहती है दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम क्या रहेगा?
कांस्टेंट। हमने क्या कहा, क्या मैं एच में परिवर्तन कर रहा हूं ए से बी तक जाने में? नहीं। तो ये चीज तो क्या हो गई, जीरो। अब यहां पर देखकर आप बताएंगे कि क्या दाब समान रहेगा। तो आपको समझ आ गया होगा, दाब जब तक समान नहीं रहेगा जब तक वेग यहां पर समान नहीं हो जाते। और आप जानते स्पष्टतया ए और बी पर वेग समान नहीं है। तो जहां वेग ज्यादा है वहां दाब, हमने कहा ना कि दाब ऊर्जा ही किसमें परिवर्तित होगी, गतिज ऊर्जा में। और जहां वेग ज्यादा है यानी वहां गतिज ऊर्जा ज्यादा। सब चिरकुट बन के बैठ चुके हैं। समझ पा रहे हैं, क्षमता है थोड़ी थोड़ी। तीन प्रकार की ऊर्जाएं हैं। ए और बी में तुलना करने पर वहां पर स्थितिज ऊर्जा जीरो नहीं, सेम मिल रही है, इसलिए मैंने परिवर्तन को जीरो लिखा है। इन दोनों को पता कर रहा हूं तो मैंने पता किया कि एक जगह पर जहां वेग ज्यादा है वहां गतिज ऊर्जा, तो निश्चित रूप से वहां दाब ऊर्जा कम होगी। तो कहां पर वेग ज्यादा है, ए पर, सॉरी बी पर, तो बी पर दाब ऊर्जा कम होगी। ठीक है। तो हम जो सवाल की बात कर रहे थे मैं आपको वहां ले आता हूं, एक मिनट। ठीक है। हाँ, ये लिखा है यहां तक, फटाफट से लिखो। लिखा। बड़ा है बात। तो हम, मैंने कहा कि मैं उस आखिरी, कल के आखिरी सवाल पर लेकर आता हूं और वहां उसका उपयोग हम सीखते हैं इस सवाल पर। और मैंने जानबूझकर यहां पर कहा कि एक शब्द जोड़ लीजिए, कौन सा, दाब समान। अब यहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बर्नौली और साथ के साथ सांतत्यता समीकरण। कुछ चीजें जो मैंने दे रखी थी एक बार वो बात बता दें। यहां पर V2 कितना दे रखा था मैंने, √GL/, और यहां पर V1, और यहां का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, यहां का, और ये लंबाई L, और ये कोण, तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कितने अज्ञात यहां पर मैं संभवतया देख रहा हूं। एक तो मुझे थीटा नहीं पता, मुझे V1 नहीं पता, ये दो अज्ञात यहां पर हैं, तो मुझे दो समीकरणें चाहिए। पहली समीकरण सांतत्य समीकरण, और उसके थ्रू मैं क्या लिखता हूं, A V1 बराबर 2A V2, और V2 का मान है GL/2। ए से ए कैंसल, और यहां से V1 इस दो को अंदर ठूस दूंगा, 4 बन जाएगा, √2GL आ जाएगा। एक तो ये हमारा काम हो गया। अब दूसरा काम मुझे पता करना है, तो मुझे, जो मैंने कहा था ना गति की समीकरण लगाओ, उससे बेहतर अब मैं काम बताता हूं, बर्नौली लगाओ। तो जब आप बर्नौली यहां पर लगाएंगे तो इस निम्नतम बिंदु पर बर्नौली के लिए दाब क्या लिखेंगे, P0, प्लस गतिज ऊर्जा क्या लिखेंगे, हाफ रॉ V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर मतलब 2GL, प्लस इसी तल को मैं H बराबर 0 मान लू बेटा, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा 0।
आगे बढ़े वहां ऊपर वाले बिंदु पर, बोले पी नॉट प्लस हाफ रॉ जी एल बाय 2 प्लस रॉ जी एच। एच कौन है? एल साइन। यहां से करें, ये ज्यादा बढ़िया चीज। गति, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरण से भी हम कर सकते हैं, पर हमें पहले क्या बताना होगा? दाब वहां पर समान है। दाब अगर यहां और यहां समान है, उससे क्या होगा कि यहां दाब द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, यहां दाब द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक, और धनात्मक और ऋणात्मक कार्य, कुल कार्य दाब का 0। अब दाब का कुल कार्य 0 हो जाएगा तो किस किस का कार्य बचेगा? ये कौन कौन बचेगा? गतिज ऊर्जा और, तो जो गतिज ऊर्जा है वो किस में बदलगी? स्थितिज ऊर्जा। और गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को हम मैकेनिक्स में क्या कहते थे? वर्क एनर्जी थ्योरम। और गतिज और स्थितिज ऊर्जा में वर्क एनर्जी थ्योरम हम कहते थे तो लिखते थे W all is equals to चेंज इन, और यहां पर कार्य कौन कर रहा था? हमने कहा दाब कार्य नहीं कर रहा, तो कौन कार्य कर रहा है? सिर्फ गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है। और यहाँ m से m काट देने पर ये इधर चला जाएगा और क्या बन जाएगा? 2gh बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यही क्या होती है? गति की तीसरी समीकरण। तो हमने जो कल की क्लास में बात की थी कि मैं इसको गति की समीकरण से कर रहा हूं, उसके लिए जरूरत क्या है? दाब का कार्य 0 करना पड़ेगा। और दाब का कार्य कब 0 होगा? जब यहां और यहां दाब समान हो। ठीक है, तो हम गति की समीकरण पे ना जाकर कहां से करेंगे सवालों को? बर्नौली। तो मेरे पास यहाँ पर दो ही समीकरण है, ये सांतत्य समीकरण और बर्नौली, ये सेम। तो ये मैंने काट दिया। यहाँ पर मैं क्या करूं? रॉजी से रॉजी काट दूं सब जगह, रॉजीएल पूरा उड़ा दूं बेटा, रॉजीएल, रॉजीएल और रॉजीएल, ये कटा एक बराबर 1/4, हाँ, प्लस साइन। तो यहां से साइन थीटा बराबर 3/4। बढ़े आगे। यार इसको एक बार मॉड्यूल में देखना, प्रेशर हेड क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, अच्छा, हाँ, गलत निकला तो कूटूंगा। चलो, एनर्जी प्रति एकांक भार, यहां पर हम बात करते हैं। पिछली बार हमने एनर्जी प्रति एकांक आयतन, वॉल्यूम के साथ भाग दिया था।
अब सबसे पहली चीज यहां पर हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, वो भी प्रति एकांक भार। गतिज ऊर्जा को क्या लिखते हैं बेटा, और भार को क्या लिखते हैं, mg। m से m तो क्या बचेगा, v स्क्वायर बाय, और इसी को यहां पर लिखते हैं वेग शीर्ष। अंग्रेजी में इसे लिखते हैं वेलोसिटी हेड, जिसकी यूनिट जो होती है ना बेटा वो मीटर होती है। दूसरा यहां से है स्थितिज ऊर्जा बटे भार। स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं, और भार को mg से mg, तो h बचेगा, इसे लिखा जाएगा पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल, अजीब लग रहा है यार। इधर देखो बेटा, ये दाब ऊर्जा बटे भार, दाब ऊर्जा बटे भार, दाब ऊर्जा को किससे लिखा था, पीवी से, पीवी। दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन को किससे लिखा था, पी से। मैंने फिलहाल कहा दाब ऊर्जा बटे भार, दाब ऊर्जा पीवी भार mg। अब इस आयतन को नीचे लाओ, तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या बनेगा, घनत्व। बाकी यहां क्या बचा, पी, यहां क्या बचा, जी। और इसको कहा जाता है प्रेशर हेड, दाब शीर्ष। यूनिट इसकी भी मीटर ही होती है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे, लिख लिया होगा। लिखा, सवाल लिखो। एक क्षैतिज पाइप में प्रवाहित, एक क्षैतिज पाइप में प्रवाहित तेल का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो वेग शीर्ष ज्ञात करो। तो वेग शीर्ष ज्ञात करो।
कितना हो जाएगा भाई? वेग शीट सिंपल सी बात है, हमने फॉर्मूला, क्योंकि और कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल वेग शीट नामक जो चीज हमने डिफाइन की है, जिसको हमने लिखा है गतिज ऊर्जा प्रति एकांक भार, और वो वैल्यू कितनी आ जा रही है, वो आ जा रही है v²/2g। वी 5, 5 का स्क्वायर 25/20, 5/4। अगला सवाल है, अगला सवाल है, एक बंद नल से जुड़ा हुआ, एक बंद नल से जुड़ा हुआ मैनोमीटर, एक बंद नल से जुड़ा हुआ मैनोमीटर का पाठ्यांक, मैनोमीटर का पाठ्यांक 3.5 गुणा 10⁵ पास्कल है। ठीक है, आगे लिखेंगे। हाँ, 3.5, 3.5 गुणा 10⁵ पास्कल है। आगे लिखते हैं इसमें, जब नल को, नल के वाल्व को खोल दिया जाता है, नल के वाल्व को खोल दिया जाता है, जब नल के वाल्व को खोल दिया जाता है, तो पाठ्यांक गिरकर 3 गुणा 10⁵ पास्कल हो जाता है। तो प्रवाहित द्रव का वेग ज्ञात करो। द्रव की वजह पानी समझना, प्रवाहित पानी का वेग ज्ञात करो। तो मैंने चित्र भी बनाया है, मैनोमीटर हमने कहीं जोड़ा है, एक बार नल शुरुआत में बंद है, तो उसमें से पानी बह नहीं रहा है, दाब है 3.5 ATM, 10⁵ मतलब 1 ATM, तो 3.5 ATM। बाद में जैसे ही नल खोला, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है, और प्रेशर रिलीज होने का मतलब दाब ऊर्जा कम हो रही है, और वो दाब ऊर्जा किस में प्रकट होगी? गतिज ऊर्जा में। तो हमें बताना है कि आखिर कितना वेग उस प्रवाहित पानी का हमें मिलेगा नल खोल देने पर। 10 नहीं यार, कितना आएगा? हाँ ठीक है।
आएगा बेटा? नहीं, मैं उसी एक नल की, बंद नल और खुले नल की बात कर रहा हूं, तो एच तो सेम ही रहेगा ना। हुआ क्या है, नल को खोलने से प्रेशर रिलीज हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, दाब ऊर्जा P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ जी H2, और ये कैंसिल। प्रारंभ में नल वेग और प्रारंभ में दाब, बाद में दाब, प्लस हाफ रॉ V स्क्वायर, और हमें यही V बताना है। हाँ, हिंदी में इसको सेम ही कहते हैं, वेंचुरी मीटर ही इसका नाम है। तो देखिएगा आगे इस वेंचुरी मीटर का उपयोग क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वेंचुरी मीटर का उपयोग वेंचुरी मीटर का उपयोग प्रवाह की गति नापने में किया जाता है। वेंचुरी मीटर का उपयोग प्रवाह की गति नापने में किया जाता है। और देखिएगा ये असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों की एक ट्यूब होती है। यहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा, यहां कम। जहां असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वहां ऊपर, मतलब यहां किसी बिंदु ए पर मैं बात कर रहा हूं, किसी बिंदु बी पर बात कर रहा हूं, ए के ठीक ऊपर एक ट्यूब लगा दी जो कॉलम यहां पर नजर आ रहा है, और यहां इस ए से इसकी हाइट को लिख दिया x1, और यहां इस बी से इस कॉलम की हाइट को लिख दिया x2, और इस x1 और x2 में जो तलों में अंतर नजर आ रहा है, इस तल में अंतर को क्या बोल दिया, h। यानी कुल मिलाकर आप यहां से क्या कह सकते हैं, x1 माइनस x2 बराबर h। और आप ये भी जानते हैं कि इस बहते हुए लिक्विड में यहां का द्रव तो क्या है, स्थिर है ना, है कि नहीं, स्थिर है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि इस बिंदु ए पर जो दाब हो जाएगा, यानी बिंदु ए पर दाब को मैं P1 से लिखता हूं, तो बिंदु ए पर दाब P1 कितना हो जाएगा, P0 प्लस रॉजी x1। हाँ के ना, देख लो ध्यान से, किसी को आपत्ति हो तो। और बिंदु बी पर दाब P2 कितना हो जाएगा, P0 रॉजी x2। और अगर मैं यहां से कहता हूं P1 माइनस P2, तो P0 से P0 कैंसिल, और यहां से क्या हो जाएगा, रॉजी x1 माइनस, और इसे क्या लिख दिया जाएगा, रॉजी h। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक की सांतत्य समीकरण हमने लिख ली, दाब को पता करने के स्टैटिक्स वाले नियम कानून लगा लिए। अब बर्नौली समीकरण अपन यहां पर लिखते हैं, बर्नौली प्रमेय, सॉरी।
और बर्नौली प्रमेय में हम क्या लिखते हैं, P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ जी H2। और आपने जो बिंदु ए और बी माने हैं, क्या ये समान तल पे माने हैं? समान तल पे मानने से रॉ जी H1 रॉ जी H2 कैंसल। अब मैं क्या कर देता हूं बेटा, P1 इस P2 को इधर ले लेता हूं, तो P1 माइनस, तो ये वाला वेग वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस, हमने क्या लिखी है लाइन, हमने लिखी है ये प्रवाह की गति नापने का काम करती है, यानी मेरा टारगेट यहां से V1 और V2 ज्ञात करने का है। और V1 V2 ज्ञात करने के लिए, दो अज्ञात ज्ञात करने के लिए कितनी समीकरणें चाहिए, दो समीकरण, उनमें से एक समीकरण कौन सी आ चुकी है, सांतत्य समीकरण। मुझे एक और समीकरण चाहिए। इस P1 माइनस P2 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, रॉजी और H क्या है, दोनों ट्यूबों में द्रव के तल का अंतर बराबर हाफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस, ये रॉ से ये क्या हो गया, बराबर V2 स्क्वायर माइनस, ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब चूंकि मेरे पास V1 V2 की एक समीकरण, ये V1 V2 की एक समीकरण, वो, इन दो समीकरणों को हल करके दो अज्ञात ज्ञात कर लिए जा सकते हैं। समय कम है, जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं इन दोनों समीकरणों से डायरेक्ट V1 V2 के मान लिखता हूं। डिराइव करके कोई नहीं पूछ रहा, V1 V2 के मान में डायरेक्ट यहां से लिखता हूं। याद रखने का तरीका कैसे होगा वो मैं आपको साथ के साथ बताता हूं, ध्यान से सुनना। V1 V2 याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है, अंडर रूट में आएगा 2GH, यहां इसमें भी अंडर रूट में आएगा 2GH। अंडर रूट में ही यहां पर बताइए कौन सा क्षेत्रफल बड़ा है, A1 या A2? तो यहां आएगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, यहां भी सेम टू सेम। और चूंकि आपने यहां पर एक बात के साथ सहमति जताई थी कि सर वेग और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो यहां अगर V1 है तो यहां कौन सा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आएगा, और यहां V2 है तो यहां A1। ये V1 V2 के मान आते हैं। हम इन पर आधारित जो भी सवाल बनते हैं अगली क्लास में करेंगे। आपका होमवर्क यहां से रहता है, रोटेशन निपट चुका है, ELP 3 तक आपने कर लिया है, ELP 4 में सवाल नंबर 5 तक, ELP 4 में सवाल नंबर 5 तक। मॉड्यूल भी दिखा दें। चलो तो मॉड्यूल में टिक करो फिर। पैंतालीस, 46, 47, 49, 50, 51, 56, 57, 58, नहीं, अबे इसने 58 को 65 लिख रखा है, आप 57 के बाद वाला 58 समझना है ना, इसने गलती से 58 को 65 लिखा है, तो 58, उसके बाद ठीक है, थैंक यू।